Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, chemical effects of current. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं chemical effects current के. What is current? What is chemical effects? And what is electrical conductors? Electrical insulators के बारे में हम पढ़ेंगे. Electric cell क्या होता है? Electric bulb क्या होता है? उनके components के बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं. So let's start our chapter. Chapter 10th Chemical Effects of Current. Students, we will learn some topics in our chapter is that electricity, electric cell, electric bulb, electric conductors and insulators, application of electrolysis, electricity generation, dry cell, electric circuit and chemical effects of current. इन टॉपिक्स को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों, आप सभी को पता है कि आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. बच्चों, हम अपने वर्ल्ड को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. जब क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी यूजफुल होती है हम अपने एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं. हमारे हाउसेस में लाइट का यूज होता है, कुकिंग फूड में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है. टेलीविजन जब हम देखते हैं या फर्नेसेस लाइट अप करते हैं विंटर में, या एयर कंडीशन चलाते हैं समर में, कंप्यूटर्स को रन करते हैं, वीडियो गेम्स को आप प्ले करते हैं, ये म्यूजिक सुनते हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. तो ये लिस्ट एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होने की हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी एसेंशियल है, यूजफुल है. बच्चों, हम और भी वेज का देख सकते हैं कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द वर्ल्ड वुड इमेजिन वुड बी इम्पॉसिबल. हम इमेजिन नहीं कर सकते वर्ल्ड को. इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एक हिस्ट्री की. नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट. अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं. इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू इन्वेस्टिगेट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर एंड अदर लिक्विड्स. आपको इसमें ये देखना है कि कौन से लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी. आपको लिक्विड्स चाहिए होंगे, जैसे डिस्टिल वाटर चाहिए होगा, टैप वाटर, लेमन जूस, विनेगर यानी सिरका, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन. ऐसे ही आप और भी लिक्विड्स ले सकते हैं. एलईडी बल्ब की चाहिए होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर, बैटरी, स्मॉल प्लास्टिक कप्स. इसको आपको अरेंज करना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉर्म में. आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए कॉपर वायर का यूज करना है, एलईडी बल्ब का और बैटरी का, जैसे आपको फिगर में शो कर रखा है. आपको डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल की कैप को लेना है और उस कैप को अटैच करना है अपने वायर से. उस कैप में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को डालना है और जिस सॉल्यूशन से आपका बल्ब ग्लो करेगा वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. वो लिक्विड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. और आप क्या इंटरफेरेंस निकालेंगे, कुछ लिक्विड है जो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेंगे और कुछ लिक्विड क्या है बल्ब को ग्लो नहीं करेंगे, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन टेबल. ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है, इसे आपको फिल करना है. ये आपको लिक्विड का कॉलम शो कर रखा है, ब्राइटली एंड डिमली. मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर से आपका जो बल्ब है कैसा ग्लो करेगा. बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर हमारा पुअर कंडक्टर होता है, इसमें आयंस नहीं होते, इसलिए हमारा जो बल्ब है वो डिमली ग्लो करेगा. जो टैप वाटर होता है उसमें आयंस होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए हमारा ब्राइटली बल्ब ग्लो करेगा और वो गुड कंडक्टर है. इसी तरीके से आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करेंगे. बच्चों, आपने ऑब्जर्व करा एक्टिविटी फर्स्ट में कुछ लिक्विड्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ, जब आप फिल कर लेंगे इस टेबल को, कुछ आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलता है. सॉल्ट सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि आपका अगर आप उस सॉल्यूशंस को गुड कंडक्टर बनाना है, जैसे आपका डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर होता है, आपको इसे गुड कंडक्टर बनाना है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है, इसमें आप पिंच ऑफ अ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं जिससे वो गुड कंडक्टर बन सकता है. तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके कुछ सॉल्यूशन है, जैसे डिस्टिल वाटर में आप लेमन जूस ऐड कर देंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड कर देंगे या H2SO4 ऐड कर देंगे, इससे आपका क्या बन जाएगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अदर लिक्विड्स. जो और भी लिक्विड्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे शो करती हैं उसे हम समझते हैं. बहुत सारे एसिड और बेस होते हैं, जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो एक अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं. जैसे लेमन जूस में क्या होता है, आपका एसिड होता है, विनेगर में भी एसिड होता है. जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम करते हैं. नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड. अब हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं. इस एक्टिविटी का आपका एम है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कंडक्टिविटी को थ्रू लिक्विड्स. इसके लिए आपको 2 बीकर्स चाहिए होंगे, एक 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, पेयर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, बल्ब चाहिए होगा, वायर, स्विच, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट की बैटरी का आप यूज कर सकते हैं. आपको इन मटेरियल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका
वायर से एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाए, आपको स्विच को भी अरेंज करना है, आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है अपने बीकर में, उस बीकर में डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। आप देखेंगे जो आपने सर्किट से बल्ब अटैच करा है वो ग्लो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, इसलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। फिर आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, बीकर का सॉल्यूशन चेंज कर देंगे, उसमें क्या डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोड्स पे जो आपका करंट है वो पास करना स्टार्ट होएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हीट आपके बल्ब तक पहुंचेगी आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इससे आपको पता चलेगा जो HCl है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका प्योर डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टिविटी है। तो ये आपको शो कर रखा है, ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किन किन सोर्सों से की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू। बच्चों बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कुछ हम कॉमन मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों फॉसिल फ्यूल्स भी दो होते हैं, कोल और नेचुरल गैस। कोल से हम क्या करते हैं, जब हम कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होती है। फिर इस स्टीम को हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस और जनरेटर्स। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब हम डायरेक्टली बर्न करते हैं तो जो से स्टीम निकलती है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टू एनर्जी रिसोर्स से होती है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन से होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है सोलर पावर। फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं आपकी, वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। जो सोलर पावर हम किसे कहते हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स यूज किए जाते हैं मिरर्स के थ्रू। जब वो मिरर के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उससे जो स्टीम निकलती है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। विंड पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जब विंड टर्बाइंस को हम रोटेट करते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड आता है हाइड्रो पावर। बच्चों जब पानी से बिजली को बनाना, जब हम डैम से क्या करते हैं, जब डैम्स में वाटर जो कलेक्ट हो जाता है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसे हम हाइड्रो पावर कहते हैं। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर जब हॉट रॉक्स होती है उससे जो स्टीम निकलती है जो अर्थ सरफेस के अंदर होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसे हम जियोथर्मल पावर कहते हैं। या आपको इमेज शो कर रखा है सोलर पैनल का कि कैसे सोलर स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज किया जाता है। ज्यादातर इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए और स्टीम को जनरेट करने के लिए और टरबाइंस को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका बायोमास। बायोमास मीन्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे वुड या एग्रीकल्चर रेजिड्यू। उसे हम क्या करते हैं, जब हम जलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं बायोफ्यूल में और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सोर्स टाइडल एंड वेव एनर्जी। जो आपकी वेव एनर्जी है उसे क्या करा जाता है, कैप्चर करा जाता है। वो वेव एनर्जी ओशन से मिलती है, ओशन में जो टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल्स। जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन द रॉकेट्स। जो रॉकेट्स होते हैं उसके लॉन्चिंग में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं एज अ फ्यूल। जो चॉइस होता है कि कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, कौन से सोर्सेस का यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि वो सोर्स हमारे पास कितने अमाउंट में अवेलेबल है, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन कहती है कि वो हमारे लिए फाइनेंशियली अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, या वो इन रिसेंट ईयर्स में हमारे लिए उतना ही अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या वो फ्यूचर में जाके खत्म तो नहीं हो जाएगा। उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा उसका बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा इन्वायरमेंट पे, हम इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों इलेक्ट्रिक सेल को हम आप सब जानते होंगे बैटरी के नेम से भी। बैटरी क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक सेल में या बैटरी में वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव होता है
और जिसे हम कैथोड कहते हैं, एक आपका नेगेटिव होता है जिसे हम एनोड कहते हैं। ये आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, इसे ही बैटरी बनती है। जब ये केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट होते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट होता है इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे करंट को जनरेट करना स्टार्ट करते हैं इस बैटरीज के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक सेल जो है वर्क कैसे करता है, इसकी कैथोड कैसे वर्क करते हैं, एनोड कैसे वर्क करता है, उसे हम समझते हैं। ये आपको डायग्राम शो कर रखा है इलेक्ट्रिक सेल का। व्हाट इज एनोड? एनोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना एक्सटर्नल सर्किट में, उसे हम एनोड कहते हैं। कैथोड का मीन्स होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो इन एनोड को लेता है अपने अंदर, उसे हम कैथोड कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या वर्क होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इन आयंस को मूव करने में हेल्प करता है एनोड और कैथोड को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन से इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही होती हैं। इसकी वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली फ्लो कर पाते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत तरीके से हम उसे इलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हैं। आप बच्चों कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस में भी यूज करते हैं, जैसे फ्लैश लाइट होता है, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं आपके, या अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं या ग्रिड स्टोरेज होते हैं उसमें हम बैटरीज का यूज करते हैं, सेल्स का यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैटरीज का यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ जो बैटरीज होती है उसमें एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेड एसिड होता है, निकल मेटल हाइड्राइड होता है। ये सारे क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और अपने कुछ यूजेस होते हैं। हम अपनी बैटरी का चॉइस करते हैं कि हमें किस अप्लायंस में उसे अप्लाई करना है। वो उनके कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे वो कितनी एनर्जी डेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कितनी पावर सप्लाई की उसे जरूरत है। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई सेल। बच्चों, ड्राई सेल हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। बच्चों, ड्राई सेल का मीन्स ये नहीं होता कि वो अंदर से क्या होता है बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसमें कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। बच्चों, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है वो पेस्ट फॉर्म में रहता है या जेल फॉर्म में रहता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड। इसमें लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए हम इसे ड्राई सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बाकी जो आपके वेट सेल्स होते हैं जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मगर इसमें एक सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है। इसमें जो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन से होते हैं? जिंक कार्बन सेल जिसे हम कहते हैं, जो हमारे घरों में बैटरीज यूज होती है, जो ज्यादातर ए होती है, मतलब एनोड एनोड होती हैं या CD सेल्स की होती हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं जो ड्राई सेल आप अपने घरों में यूज करते हैं उसके कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका जिंक कंटेनर। वो जिंक कंटेनर एनोड होता है। जो आउटर केस होता है सेल का, जो किससे बना होता है? जिंक से बना होता है। वो एनोड की तरह वर्क करता है और वो क्या करता है? फिजिकल सपोर्ट काम करता है, अदर कंपोनेंट्स को सपोर्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन रॉड। कार्बन रॉड को हम कैथोड कहते हैं। ये क्या सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है और जो इसके आसपास मिक्सचर होता है, पेस्ट होता है किसका? MnO2 जिसे हम मैंगनीज ऑक्साइड कहते हैं और पाउडर्ड कार्बन का। और ये कैसे सर्व करता है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। तीन चीजें होती हैं हर एक सेल में, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आते हैं पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट पे। इसमें लिक्विड की जगह पेस्ट फिल रहता है ड्राई सेल में। जो पेस्ट होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है जिसे हम NH4Cl कहते हैं, जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2। ये दोनों मिक्स होते हैं सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं जो कि ड्राई सेल में फिल रहता है। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द जिंक एनोड टू द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जिंक तो आपका एनोड होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका कैथोड होता है। इससे एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जो ड्राई सेल्स होते हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। बच्चों, ये सील्ड होता है, इन्हें किसी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, ये अपना आप ही सील्ड होते हैं। और बच्चों, ये एफिशिएंट भी होते हैं और आप इसे लॉन्ग लास्टिंग भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैटरीज होते हैं जिसमें पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, जैसे अल्कलाइन और लिथियम आयन। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसे हम समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कॉमनली कह सकते हैं लाइट बल्ब या इनकैंडेसेंट बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है जब उसकी फिलामेंट के अंदर, जब उसका फिलामेंट हीट हो जाता है
तो फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर से एक एमिट करता है विजिबल लाइट, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है वो बहुत सेंचुरीज से यूज किया जा रहा है और टुडे भी यूज किया जा रहा है, आजकल भी यूज किया जा रहा है। बच्चों, जो मोर एनर्जी एफिशिएंट बल्ब होता है वही इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, जिसे हम एलईडी बल्ब कहते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है इनकैंडेसेंट बल्ब, उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है। जो टंगस्टन होता है एक मेटल होता है। हम इसे ही क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बच्चों, क्योंकि इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी इस पे से हीट पास करवाएंगे तो ये बर्न नहीं होता। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि टंगस्टन एक हाईली एफिशिएंट हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ये कॉइल शेप का होता है और एक इसमें लगाया जाता है, बल्ब के अंदर लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने का काम करता है। जब ये धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट होता है, जब इसका हाईएस्ट टेम्परेचर रीच हो जाता है तो ये लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट आता है ग्लास एनवलप। आप देखते होंगे फिर ये आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो ग्लास के एनवलप में होते हैं। उस ग्लास के एनवलप में गैसेस फिल की जाती हैं। कौन सी गैसेस फिल की जाती? इनर्ट गैसेस जैसे आर्गन। वो क्या करती हैं? आपके फिलामेंट को खराब होने से बचाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग करने से बचाती हैं। वो ग्लास एनवलप आपके एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेंट्स को बल्ब के अंदर फिल होने से बचाता है, जिससे आपका बल्ब जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट आता है बेस। जो बल्ब का बेस होता है वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से बचाता है, वो बल्ब को कनेक्ट करता है सॉकेट से एक लाइट फिक्सचर जिसे हम कहते हैं। और वो बेस में क्या आता है? वो मेटल बेस होता है और जिसका बायोनेट माउंट होता है। अब इसका हमने कंपोनेंट समझे कि क्या क्या होता है इसमें। फिलामेंट समझा हमने, ग्लास एनवलप समझा। अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जब धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है बेस के थ्रू, फिर बेस से फिलामेंट में जाता है। फिलामेंट क्या करता है? वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो हीट होने लगता है, जब वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे हीट हो जाता है, तब वो लाइट को एमिट करता है। जब वो लाइट को एमिट करता है, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मीन्स होता है एमिशन होना लाइट का किसी भी मटेरियल से आफ्टर रीचिंग इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर। जब ये लाइट को एमिट करने लगता है तो इसके हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स मिलते हैं, जो हमारे आई में सेंसेशन क्रिएट करते हैं और हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, वो चीज हमारे लिए विजिबल हो पाती है। जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं और ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करते। और जो आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इस एनर्जी का, वो अपने अंदर ही कंज्यूम करते हैं, जिससे वो ज्यादा देर तक जलते हैं या कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं आप इनकैंडेसेंट बल्ब्स का, जैसे CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स जिसे हम कहते हैं, LED लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं लाइटनिंग पर्पस के लिए। और हम ऑल्टरनेटिव मोर एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप का स्ट्रक्चर होता है, एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर या वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उसमें बहुत सारे कंडक्टिव वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल भी होते हैं, जैसे हमारे बेसिक इलेक्ट्रो डिवाइसेस में फाइंड किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं जो पावर ग्रिड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चों ये आपको फर्दर हायर स्टडीज में समझना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब हम इस चैप्टर में कुछ बस इसके बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है वोल्टेज। वोल्टेज का मीन्स होता है वोल्टेज सोर्स जिससे वोल्टेज मिलती है। वोल्टेज का मीन्स होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एक ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे की तरफ पुश करती है जिससे कि वो सर्किट में फ्लो हो पाए, उसे ही हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जैसे बैटरी, बैटरी क्या करती है? वोल्टेज सोर्स होती है जो पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए और करंट को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट करा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब वोल्टेज सोर्स से
कंडक्टिव कंपोनेंट्स के पास जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं, इससे ही आपका करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम ज्यादातर हम स्टैंडर्डाइज सिंबल्स का यूज करते हैं सर्किट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी अरेंजमेंट्स को दिखाने के लिए। बच्चों हमें अगर अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है सर्किट डायग्राम के लिए, इसके लिए हमें फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। व्हाट इज ट्रबल शूट इलेक्ट्रिक सर्किट, what is analyzing, what is simple electronic devices turn to sophisticated electrical system, इसके लिए हमें हायर स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों कुछ ऐसे आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंड्यूस करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं। बच्चों जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रिक को कंडक्टिविटी का पाथ शो करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने दे रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी की। कैसे वो करता है? फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की डिफाइन होती है, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने से इजिली पाथ देते हैं, उसे रास्ता देते हैं। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली होते हैं, इसकी वजह से वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इजिली वो मूव कर पाते हैं। अगर वो टाइटली पैक होंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे, वो लूजली होते हैं तो इसलिए वो आसानी से मूव कर पाते हैं। जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज होते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मेटल्स का, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इससे हम आसानी से करंट को पास करवा सकते हैं। बच्चों यही सारे आपके मेटल्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इसकी डिफाइन होती है, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं या जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, टाइटली बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं कर पाते और करंट को फ्लो होने नहीं देते। इससे ना वो रिस्पॉन्स करते इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किन किन ऑब्जेक्ट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। बच्चों इन इंसुलेटर्स का हम यूज करते हैं कंडक्टर्स को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए। आप देखते होंगे ज्यादातर जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनकी रैपिंग की जाती इंसुलेटर के थ्रू, क्योंकि जो वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है आपकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, इसलिए उनकी रैपिंग की जाती है इंसुलेटर के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन एक्टिविटी थर्ड। अब हम एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है आपको एक टेस्टर बनाना है और चेक करना है कंडक्टर कौन सा है और इंसुलेटर कौन सा है। इसके लिए आपको एक 5 वोल्ट बैटरी की जरूरत होगी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की जरूरत होगी, स्मॉल बल्ब की, बल्ब होल्डर की, छोटे छोटे पीसेस चाहिए कॉपर के, आयरन ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ये सारे मटेरियल्स हैं। या आप जो भी मटेरियल को चेक करना चाहते हैं कि कंडक्टर है या इंसुलेटर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपको इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक सर्किट तैयार करना है बैटरी की हेल्प से, कॉपर वायर की हेल्प से और बल्ब की हेल्प से। आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है इन सारे मटेरियल्स को कि उन्हें हम टेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपको जब अटैच कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के और बल्ब को, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स स्टिक करने हैं उन वायर्स के ऊपर। फिर आप देखेंगे कुछ आपके मटेरियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, वो करंट को पास होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हीट है बल्ब तक पहुंच पा रही है और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, वो क्या है, करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा वो क्या है, इंसुलेटर्स हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक व्हाट मेक्स सर्टेन लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे वो कंडक्ट होती है। अभी तक आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट कैसे फ्लो होता है, जो भी चार्ज पार्टिकल है जब वो मूव करते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वो ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो करंट पास होता है। जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का काम करते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। यूजुअली देखा जाए जो एटम्स होते हैं उनमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं।
बच्चों एक एटम होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो जब हम उन पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान एक इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है उस पूरे एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर। इस प्रोसेस में कुछ एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं और चार्ज डेवलप करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आयंस। आयंस जब फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम बिकम चार्ज। जब वो एटम क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, लॉस करके या गेन करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या कहते हैं, आयंस। आयंस का मीन्स होता है किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज फॉर्म हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे हैं, गेन करे हैं। एक एटम जो होता है नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनायन। और एक जो एटम होता है पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, उसे हम कैटायन कहते हैं। जब वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब वो गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ ऐसे सॉलिड मेटल्स होते हैं उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, करंट को पास करते हैं। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है या बेसिक सॉल्यूशन होता है या एसिडिक सॉल्यूशन होता है, सभी सॉल्यूशंस में जिसमें आयंस होते हैं सिर्फ वही सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जिन सॉल्यूशंस में आयंस नहीं होते उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का। NaCl जो घर में यूज करा जाता है नमक, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बच्चों जब हम उसे डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो वो नमक को दो आयंस में तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम आयन, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोराइड Cl आयन। बच्चों जब सोडियम क्लोराइड ये डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। जब वो अपने आयंस में टूट जाता है फिर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करवा पाते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, शुगर सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे शुगर, कैरोसिन, अल्कोहल, इन्हें हम गुड कंडक्टर बना सकते हैं अगर इसके अंदर हम कुछ ऐसे कंडक्टर पास करवा देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ये आपको शो कर रखा है इमेज, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई इट आउट। रेफर टू टेबल फर्स्ट, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आयंस इन अ सॉल्यूशन। आपको बताना है टेबल में से कि कौन से सॉल्यूशंस जो हैं आयंस को फॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे। जैसे फर्स्ट है आपका सॉल्ट वाटर। जो आपका नमक का पानी होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सेकंड आता है शुगर वाटर। बच्चों शुगर वाटर है वो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेमन जूस, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कैरोसिन, मिट्टी के तेल में से भी नहीं हो सकती। सोडा वाटर में से हो सकती है, डिस्टिल वाटर में से भी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, परफॉर्म एक्टिविटी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से तो क्या रिजल्ट आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। एक आयन एक एटम या मॉलिक्यूल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कैरी किया जाता है बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें हम एनायंस कहते हैं, जो कलेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, एनोड के ऊपर। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम कैटायंस कहते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसे हम कैथोड कहते हैं। ये प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस का, जब हम पास करवाते हैं इसमें से करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा apparatus है जिसे हम वोल्टामीटर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं। ये कंसिस्ट होता है ग्लास वेसल, इसमें ग्लास वेसल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल रहता है। टू मेटल प्लेट्स लगाते हैं जिसे आपको शो कर रखा है। जो दो मेटल प्लेट्स होते हैं इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों मेटल प्लेट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के थ्रू। उस बैटरी से हम करंट को पास करवाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसे हम कहते हैं एनोड, और एक इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो यही एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स इसे हम परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी को। ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है इसे हम शो करते हैं प्रोसेस के थ्रू। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है। एक एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का।
इसमें आपको वोल्टामीटर की जरूरत होगी, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, उन दोनों को कनेक्ट करना है बैटरी के थ्रू। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उसके अंदर बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, मींस एनोड के ऊपर। फिर आप देखेंगे कुछ गैस भी रिलीज हो रही है, उसमें से इवॉल्व होने स्टार्ट हो रही है एनोड से। बच्चों विद द ग्लोइंग स्प्लेंटर ऑफ अ वुड, मतलब वुड जो है उसकी शाइन करने लगेगी, जो स्प्लेंटर है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से ग्लो करने लगेगा। तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो गिवन ऑफ हो रही है एनोड से। एनोड से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो डिपॉजिट हो रही है कॉपर के ऊपर, जो कॉपर कैथोड से अटैच है। ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस का था, इसे आप देख सकते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करके। बच्चों ड्यू टू दी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन की वजह से ही जो CuSO4 है वो डिसोशिएट हो गया है, वो कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया है कैथोड के ऊपर। और वाइल दी एनोड, एनोड ने क्या करा है, लूज करा है कॉपर को, और जो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे वो इकट्ठा हो गया है। जो कंसंट्रेशन है मगर इससे CuSO4 का चेंज नहीं हुआ, बस वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट आता है जो आपका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, वाटर को आयंस में डिसोशिएट कर देते हैं तो वो किस में टूटेगा, वाटर किससे मिलकर बना है, H2O से, तो वो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे ही हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। लेट्स स्टूडेंट्स ट्राई इट आउट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करते हैं। फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है जो किसी भी सेल के अराउंड फिल किया जाता है, कार्बन रॉड के अराउंड। इंसुलेटर क्या होता है, एक मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम करंट कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है, दोज मटेरियल्स व्हिच कैन इजीली पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस होता है किसी भी लिक्विड में से उसके आयंस को डिसोशिएट करना, उस सॉल्यूशन के आयंस को ब्रेक करना, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस बच्चों इन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसके अंदर जब चार्ज क्रिएट होता है बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम आयंस कहते हैं। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड्स कैन बी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों कौन से लिक्विड्स आपके गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बच्चों जो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं आपके इसमें आयंस में। जैसे हम ले सकते हैं ज्यादातर सॉल्ट सॉल्यूशन, वो आपके गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिक्विड्स। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर डिकम्पोजेस टू फॉर्म। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसमें से करंट को पास करवाएंगे, तो वाटर कौन सा आयंस में डिसोशिएट होता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, थर्ड में फिल करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं सॉल्यूशन के आयंस को डिसोशिएट करते हैं, उसके यूजेस क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक्सटेंसिवली कमर्शियल पर्पस है, मतलब ये हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी में यूज की जाती है, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों फर्स्ट आता है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। जो प्योर मेटल होता है वो एनोड पे इकट्ठा हो जाता है, जो प्योर मेटालिक स्ट्रिप होती है वो कैथोड की होती है। जो सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। जब हम करंट पास करवाते हैं, जो एनोड होता है वो डिजोल्व हो जाता है, मगर जो प्योर मेटल हो जाता है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, उसे हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन कौन से मेटल को प्योरीफाई करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मतलब जो अर्थ क्रस्ट में से रॉक्स होते हैं उसमें से ओर्स मिलते हैं हमें, ओर्स में से हम मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं हम उनके ओर्स के अंदर से मिनरल्स को निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, जैसे एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं उसके ओर यानी बॉक्साइट के थ्रू, Al2O3 जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, वो बॉक्साइट उसका ओर होता है जिसमें से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। और क्रिलोलाइट जिसे हम कहते हैं Na3Al6, ये हमारे एक्टिव मेटल्स होता है कुछ, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारे ओर्स होते हैं जिसमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या मेटल्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट आई हैव अ लुक ऑन बिट्स एंड बाइट्स। अब हम बिट्स एंड बाइट्स देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन, कितना हमारा मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि हमने कितने टाइम तक उस पर करंट पास करवाया इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, या कितना अमाउंट ऑफ करंट उससे पास हो इलेक्ट्रोलाइट से। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस हेल्प करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी। जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ज्यादातर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीन्स होता है
डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ अ मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक कलर, एक मेटल का दूसरे मेटल की लेयर पे डिपॉजिट होना, उसका चढ़ जाना, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम अच्छे से समझते हैं एक एक्टिविटी करके। एक्टिविटी फिफ्थ, इस एक्टिविटी का आपका एम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना। इसके लिए आपको ट्रो चाहिए। ट्रो मतलब होता है एक बकेट फिल्ड विद वाटर, वाटर से फिल करना है कॉपर सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड चाहिए, बैटरी चाहिए। इसके लिए आपको अपने ट्रो को फिल करना है, हाफ फिल कर देना है पानी से और कॉपर सल्फेट से। फिर आप इसमें 2 कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में। आपको एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर आप इसमें से करंट को पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। फिर उस सेटअप को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप उन इलेक्ट्रोड को निकाल लेंगे सॉल्यूशन से बाहर। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट था नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आने लग जाएगी। मगर जो अदर इलेक्ट्रोड था वो तो एज इट इज था। ये क्यों हुआ है? जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जो कॉपर सल्फेट था वो डिसोशिएट हो गया कॉपर और सल्फेट आयंस में, जिसकी वजह से जो कॉपर आयंस थे वो नेगेटिव टर्मिनल के पास जाने शुरू हो गए और सल्फेट आयंस थे वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाने शुरू हो गए। जिसकी वजह से क्या डिपोजिशन हुआ, कॉपर जो है वो जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था उस पर इकट्ठा हो गया और उस पर उसने ब्राउन रिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी। फिर जब वो कॉपर रिलीज हो गया उस सॉल्यूशन के अंदर और कुछ कॉपर जो सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो गया, वो सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इस प्रोसेस ये कंटिन्यूअस रहता है, रिवर्सेबल भी होता है, आप इसे दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। CuSO4 को हमने डिसोशिएट करा है कॉपर Cu के आयंस में और SO4 2 नेगेटिव के आयंस में। यही प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, मतलब कि एक मेटल रॉड के ऊपर दूसरे मेटल की सरफेसिंग करना या प्लेटिंग करना। बच्चों जो हम जनरली यूज करते हैं वो कोटिंग करते हैं नॉन रिएक्टिव या सुपीरियर मेटल की, किसके ऊपर, रिएक्टिव और इंफीरियर मेटल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं पहले फैक्ट 5। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो वी इलेक्ट्रोप्लेट टिन ऑन आयरन टू कीप आवर फूड मटेरियल सेफ। जो टिन होती है वो कम रिएक्टिव होती है आयरन से, इसलिए हम टिन को आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं जिससे कि टिन हमारे फूड मटेरियल्स को इफेक्ट ना करे। अगर अगर हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना करें तो हमारा फूड खराब हो सकता है, क्योंकि आयरन क्या करती है, जब बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किस किस में कर सकते हैं उसे हम समझते हैं। क्रोमियम का हम इलेक्ट्रोप्लेटेड किए करते हैं। किचन कहाँ कहाँ पे करते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किचन गैस बर्नर होते हैं, बाईसाइकिल रिम का हैंडल होता है या व्हील की रिम्स होती है, उसमें क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जो कंटेनर्स यूज करते हैं आप फूड को स्टोर करने के लिए, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन से बनाए गए होते हैं जिसपे आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन की, जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो खराब ना हो, आयरन के रिएक्शन में नहीं आए। जो जिंक है उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन से, जिससे वो कोरोजन ना हो, जिससे आयरन को जंक ना लगे, इसलिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। बच्चों नेक्स्ट आता है मेटल्स जो होते हैं गोल्ड और सिल्वर, उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं लेस एक्सपेंसिव मेटल्स की, जिससे कि वो सुपीरियर लुक दें, आपके ज्वेलरी आपके ऑर्नामेंट्स और अट्रैक्टिव लगे। लेट्स स्टूडेंट्स ट्राई इट आउट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फर्स्ट है आपका डिस्कस इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाई इज पावर सप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस में पावर की सप्लाई की क्यों जरूरत होती है? क्यों बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में वी नीड टू डिसोशिएट दी लिक्विड आयंस, हमें लिक्विड आयंस को डिसोशिएट करने की जरूरत होती है, उसे ब्रेक करने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स यानी वोल्टेज पावर की जरूरत होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जो पावर सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज फॉर्म्ड एट एनोड। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम वाटर का करते हैं एनोड पे क्या फॉर्म होता है? बच्चों एनोड पे ऑक्सीजन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कैन द एडिशन ऑफ सॉल्ट स्पीड अप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों अगर हम पानी में सॉल्ट को ऐड कर देंगे इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होने लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टूडेंट्स नाउ लुक ऑन सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। एलईडी का मीन्स होता है लाइट एमिटिंग डायोड। गुड कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। बैड कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों जब होता है, जब केमिकल चेंज होने स्टार्ट होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, जब हम उससे करंट पास करवाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीन्स होता है एक थिन लेयर ऑफ मेटल का डिपॉजिट हो जाना दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मीन्स होता है मेटालिक कंडक्टर जो यूज किया जाता है एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करने के बीच में, किसके बीच में, नॉन मेटालिक पार्ट के बीच में।
तो स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। जो मटेरियल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं अपने अंदर से, उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो टू थिक कॉपर वायर्स होते हैं, जब उन्हें डिप करते हैं हम रिफाइंड व्हीट पेस्ट में, तो वो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रोड है, अगर हम उसे कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसे हम कैथोड कहते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों, जो प्रोसेस होता है केमिकल चेंज लाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट दिखा रखी है, 4 ऑप्शन है ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सर्कल को फिल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आप सर्कल को फिल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका मोस्ट एसिड एंड बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मेक इट। अगर हम एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उसे कंडक्टर। ए इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बच्चों, इसमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी है जिसे हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। कौन सी? सोलर पावर। ए इज द राइट। नेक्स्ट आता है थर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन ऑन अ सब्सटेंस टू। अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो ए इज द राइट। नेक्स्ट है फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करते हैं, किसकी मूवमेंट की वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। सो सी इज द राइट। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, इसमें से कौन सा आपका गुड इलेक्ट्रोलाइट है? बच्चों, सॉल्टी वाटर, क्योंकि वो क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ए इज द राइट। नेक्स्ट है सिक्स्थ आपका, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर एन इलेक्ट्रिक चेंज। कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चेंज को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है? इलेक्ट्रोस्कोप। तो डी इज द राइट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, डैश इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिक डैश क्रिएटेड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन एक एलिमेंट एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट में हम फिल करेंगे एन एलिमेंट इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिक। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। वो क्रिएट किससे होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, गेन करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड है मेटल्स एंड मेटल अलॉयज आर एग्जांपल ऑफ। मेटल और मेटल अलॉयज किसका एग्जांपल होते हैं हमारे? किसके एग्जांपल है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर्स का एग्जांपल कह सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन द apparatus कॉल्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से apparatus में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टामीटर कहेंगे। फोर्थ है आयरन इज कोटेड विद डैश टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन खराब होने से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर कोटिंग किसकी करते हैं? जिंक की। Fifth, the article to be electroplated is made the dash and the metal to be deposit is made of dash। बच्चों, जो आर्टिकल जो हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं वो किससे बना होता है? कैथोड से। और दूसरा एनोड, जिसपे डिपॉजिट होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल इज टू बी डिपॉजिट इज मेड द, वो किससे होता है? कैथोड। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज सी, मैच दी कॉलम। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है, कॉलम बी शो कर रखा है, इसमें आपको मैचिंग करनी है कॉलम की। फर्स्ट है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। फर्स्ट को मैच करेंगे एफ से। एनायन क्या होता है बच्चों? एनायन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेकंड को मैच करेंगे ई से। कैथोड क्या होता है? कैथोड बच्चों आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। थर्ड को मैच करेंगे डी से। एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। फोर्थ को मैच करेंगे सी से। कैटायन आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। फिफ्थ को मैच करेंगे बी से। रबर, प्लास्टिक और वुड क्या है? आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। सिक्स को मैच करेंगे ए से।
तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग कर ली है। इसी तरीके से आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक